हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 20 आवर्स कंप्लीट ज्योग्राफी लेक्चर ऑफ ल्यूसेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप जाके पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हैं, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 में आइएगा। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिएगा आप और आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी जिसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 होगी। ठीक है। और साथ ही कोई लोग पूछ रहे थे कि आपने प्लेलिस्ट बनाई है कि नहीं, तो प्लेलिस्ट दोस्तों इसकी बनाई हुई है 20 आवर्स ज्योग्राफी लेक्चर की, ठीक है, ल्यूसेंट की। तो ये बनाई हुई है प्लेलिस्ट। इसके साथ साथ हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स चलाया है ल्यूसेंट का, उसकी भी प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं दोस्तों? इससे पहले हमने स्टार्स वगैरह डिस्कस किए थे, यूनिवर्स डिस्कस किया था, गैलेक्सीज डिस्कस किए थे, सोलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था दोस्तों, थोड़ा बहुत सन के बारे में डिटेल हमने निकाली थी। अब सन के बाद जो सोलर सिस्टम में होते हैं वो होते हैं प्लैनेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्लैनेट्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जिन्होंने पहले की वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अभी का। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ओपेक बॉडीज होते हैं जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, जैसे ये सन है, सन के अराउंड बहुत सारी बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, वैसे प्लैनेट्स उनमें से एक हैं। ठीक है, उसके अलावा एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स बेल्ट भी जो है वो सन के अराउंड ही मूव करती है, बिकॉज सन इज हैविंग द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन के पास होता है, इसी के चलते जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज। ऑलराइट, तो ये होता है प्लैनेट्स। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है जिसका कि हेड होता है सन, उसमें 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। और जो 9th प्लैनेट है अभी रिसेंटली पाया गया है दोस्तों, बाय नासा ने इसको ढूंढा है, इसका नाम है कार्ला। तो अभी इसको लिस्ट में नहीं डाला गया है दोस्तों, लेकिन नासा ने अभी कार्ला नामक एक प्लैनेट है जिसको कि ढूंढा है। तो आप ये याद रखो कि सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लैनेट कौन सा है, तो उसका नाम आप कार्ला कहेंगे। अभी फिलहाल के लिए 8 प्लैनेट्स ही आप कह सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस प्लैनेट के लिए नहीं हुई है। फिर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सन के बाद जो जो प्लैनेट्स आते रहते हैं उनका क्लासिफिकेशन इस तरीके का है कुछ। सबसे नजदीक सन के है मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद है आपका वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट इस तरीके से सीरीज वाइज जो है हमारे सोलर सिस्टम में। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज फ्रॉम बिग टू स्मॉल इज जुपिटर। अब सबसे बड़ा जो प्लैनेट है जुपिटर है, फिर सैटर्न है दोस्तों, ठीक है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ, विनस, मार्स और मरकरी। इस तरीके का जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिए गए हैं प्लैनेट की लिस्ट। फिर जुपिटर बिगेस्ट है और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी पूछ लेता है कि बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, तो आप जुपिटर पे टिक करेंगे, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर पूछता है तो आप मरकरी पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को क्लासिफाई करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो दोस्तों प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप में। पहले हैं इनर प्लैनेट्स और दूसरे हैं आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा सन है, हमारा सन है, ये हमने अब पूरे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लैनेट्स देखे थे। सबसे पहले ये हमारा मरकरी है, ठीक है, फिर हमारा है वीनस, फिर हमारी है अर्थ, फिर हमारा है मार्स, मार्स, उसके बाद आ जाता है जुपिटर, फिर सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, फिर है यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 8 प्लैनेट हैं। तो दोस्तों ये शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं जो सन के क्लोजेस्ट हैं, सन से क्लोज हैं, उनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और उसके बाद जो बाद के प्लैनेट्स हैं, यानी कि मार्स के बाद के प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम कहते हैं दोस्तों आउटर प्लैनेट्स।
तो इनर प्लैनेट्स क्या है, नियरर टू सन है, सन के नजदीक हैं, और जो आउटर प्लैनेट हैं वो सन से दूर हैं, आप देख सकते हैं। फिर जो इनर प्लैनेट्स हैं दोस्तों, उनमें डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, और मेटेलिक मिनरल्स के बने हुए हैं। ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनकी डेंसिटी इनमें ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने का कारण है कि ये मेटेलिक मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं। अब जो ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून है दोस्तों, ये हॉट गैसेस से मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के, और इनकी डेंसिटी लो है। और इनकी डेंसिटी लो होने के कारण ही आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये वाले प्लैनेट्स हैं इनका साइज बड़ा रहता है एज कंपेयर टू दीज प्लैनेट। इनर प्लैनेट से आउटर प्लैनेट्स का साइज बड़ा रहता है। अब इनर प्लैनेट्स मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इनर प्लैनेट में डेंसिटी ज्यादा है तो इनकी स्पीड भी ज्यादा रहती है, फास्ट मूव करते हैं सन के अराउंड दोस्तों, फास्ट मूव करते हैं इनर प्लैनेट्स, क्योंकि सन के नजदीक भी हैं। और इसी के साथ साथ जो रिवॉल्यूशन का पीरियड होगा, फास्ट मूव करेंगे तो रिवॉल्यूशन का पीरियड भी शॉर्ट होगा। यानी कि ईयर जो होता है, ईयर मीन्स क्या होता है, कोई भी साल कब खत्म होता है। हमारे अर्थ में 365 दिन का, 365 डेज का एक साल होता है। एक साल तब होता है जब अर्थ पूरा सन को रोटेट करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे जब दोबारा आ जाती है, तो वो एक साल कहलाता है, 1 ईयर कहलाता है, जो कि 365 डेज अर्थ टाइम लेती है। अब जो मरकरी है, मरकरी सबसे नजदीक है सन के, तो ये तो और भी जल्दी आ जाता होगा। तो यहाँ पर जो 1 ईयर होता है उसकी वैल्यू शॉर्ट होती है, कम ही डेज की होती है इन 4 प्लैनेट्स में। यहाँ पर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, इनमें 1 ईयर काफी बड़ा होता है। एक साल लगभग आप कह सकते हैं कि अर्थ का 5 साल के बराबर होता होगा, ठीक है, इस टाइप से होता है इन प्लैनेट्स में। जितने दूर होंगे, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे सन के अराउंड मूव करने में, उतना ज्यादा आपका, उतना ही ज्यादा एक ईयर उनमें होगा। तो ये स्लोली मूव करते हैं आउटर प्लैनेट्स, और रिवॉल्यूशन टाइम ज्यादा होता है इनका। दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, ठीक है, ये गैसियस बॉडीज हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे इसमें। देखो दोस्तों, अब इसमें है दे हैव मेंटल आयरन मेड ऑफ गैसेस, दे हैव कोर ऑफ मॉल्टन मेटल्स की कोर होती है इनर प्लैनेट्स में। आउटर प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम होते हैं उनके बाहर पे। फिर थिन एटमॉस्फेयर होता है। अब देखो, जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मार्स है, अर्थ है, इनमें क्या होगा, ये रॉकी मेटल्स से बने हुए हैं, डेंसिटी इनकी ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनमें ज्यादा होगा, जिसके कारण इनमें एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है इनर प्लैनेट्स में। और अब देखो, इनर प्लैनेट्स में वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स, मून्स को ही नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, प्राकृतिक सैटेलाइट, जो उपग्रह पहले से ही मौजूद हैं, इंसानों ने नहीं बनाए हैं, उनको नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। और हम जो मून देखते हैं, चंद्रमा हम देखते हैं, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है दोस्तों। सैटेलाइट क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, जो चीजें प्लैनेट्स के अराउंड मूव करेंगी उनको हम उसकी सैटेलाइट कहेंगे। अब आपने देखा होगा, मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है, इसीलिए हमें दिखता भी है। तो मून क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की मून, ओके। तो ऐसे ही करके जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये मार्स से लेके नेपच्यून तक, सबकी ऐसे ही कोई ना कोई नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की, तो वहां पर जो नेचुरल सैटेलाइट हैं उनकी कम अमाउंट में रहती हैं या कम नंबर में रहती हैं। जो आउटर प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, इनमें जो मून है या नेचुरल सैटेलाइट हैं वो ज्यादा होती है। जुपिटर में तो अराउंड 70-80 मून्स जो हैं, या 70-80 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ में सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है, ऐसे ही जुपिटर में 60-70 है, सैटर्न में 50-60, सैटर्न में भी हैं, बहुत ज्यादा नंबर में रहती हैं। अब कितने नंबर में रहती हैं दोस्तों, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, बस ज्यादा रहती हैं, इतना मान लो। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नो नेचुरल सैटेलाइट्स और मून, ठीक है। तो लार्ज नंबर में रहती हैं इन आउटर प्लैनेट्स, हमने ये चीजें समझ ली हैं। तो ये है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, और यहां पर भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट दोस्तों, ठीक है। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, अब आप समझ गए होंगे, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स से। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको गैस जायंट्स या जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि एक गैसेस यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से मिलकर बने होते हैं।
ठीक है, बाकी ये सब हमने देख लिया है। अब इसमें 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जोवियन प्लैनेट गैसियस प्लैनेट होंगे। बाकी जो अर्थ वगैरह होंगे, मार्स, मरकरी, अर्थ, वीनस, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होंगे, हमने देख लिया। इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल हैं और आउटर प्लैनेट्स जोवियन या गैसियस प्लैनेट है। इसीलिए हमने इस तरीके से अभी पढ़ा, नीचे का पहले और उसके बाद में ऊपर का। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें देख लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से क्या चीज हमारे लिए काम का है। तो अब है सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट द वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। अब हमने प्लैनेट्स के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कि प्लैनेट्स को कुछ फैक्ट देख लेते हैं प्लैनेट का। तो सबसे पहले अब एक एक प्लैनेट को स्टडी करेंगे हम। सबसे पहला प्लैनेट जो सन के नजदीक है उसका नाम है मरकरी। तो यहाँ पर देखो मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, तो बहुत गर्म है क्योंकि सन के नजदीक है तो गर्म होगा ही होगा मरकरी। मरकरी, मार्स, मरकरी, वीनस, ये दोनों प्लैनेट जो है वो काफी गर्म होंगे क्योंकि सन के सबसे ज्यादा क्लोज ये दोनों ही प्लैनेट है। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। एक रीजन तो वैसे भी पानी यहाँ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, ये भी है। और उसके अलावा अगर पानी थोड़ा बहुत होता भी तो जो सन है उतना ज्यादा रेज वहां पर छोड़ता है, उतनी ज्यादा गर्मी है, तो वैसे ही पानी वहां टिक नहीं सकता है। फिर मरकरी प्लैनेट है, नो गैसेस, यहाँ पर देखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कोई भी गैसेस यहाँ पर नहीं है जो कि लाइफ के लिए या जिंदगी के लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, इंसानी जीवन या एनिमल्स के जीवन के लिए जो एसेंशियल गैसेस हैं वो मरकरी में नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट इन मरकरी। अब एक कोई भी यहाँ पर प्रोटेक्टिव ब्लैंक नहीं है, जैसे कि ओजोन। आपको पता होगा ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि सन से अर्थ की तरफ को आती है, उनको रोकती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई लेयर मरकरी में नहीं पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मरकरी में लाइफ इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों विनस की। तो विनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द डिस्टेंस सन। ठीक है, सूर्य से दूर सेकंड प्लैनेट है विनस। और विनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है दोस्तों, बहुत ज्यादा चमकीला ग्रह है विनस, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए मॉर्निंग स्टार कौन सा ग्रह है, सीधा विनस में टिक करना, इवनिंग स्टार कौन सा है, सीधा विनस में टिक करना। बहुत ज्यादा दिखता है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लेना इसको। फिर विनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, हेंस नोन एज विलेट प्लैनेट। व्हील मींस अनक्लियर कवर। तो जैसे दोस्तों अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, ठीक उसी तरीके से विनस के अराउंड भी क्लाउड कवर है, यानी कि बादल के जैसा एक कवर है। इसी के चलते इसको व्हील्ड प्लैनेट, यानी कि व्हील मतलब अनक्लियर या कवर्ड प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी में जो है क्लाउड्स यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। अब जो ये देखो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के कारण यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। और विनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट भी है विनस। ठीक है, क्योंकि जो ये क्लाउड्स हैं उनके कारण वैसे ही यहाँ पर जो है डेंसिटी ज्यादा होगी क्लाउड्स के कारण, और अब जो रेज हैं विनस से बाहर को नहीं जा पाएंगे, रिफ्लेक्शन होके सनरेज बाहर को नहीं जा पाएंगे, तो विनस में सबसे ज्यादा हॉटनेस होती है। इवन मरकरी जो कि सबसे नजदीक प्लैनेट है सन के, उससे भी ज्यादा जो हॉट प्लैनेट है वो विनस है। और इसका कारण ये अनक्लियर गैसेस से जो ये कवर्ड है, इससे ज्यादा डेंसिटी बढ़ती है, इससे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसके कारण जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह विनस है। ठीक है, आप मरकरी लिख के आएंगे, आप सोचेंगे कि सन के सबसे ज्यादा नजदीक मरकरी है तो सबसे हॉट मरकरी होगा, ऐसा नहीं है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मरकरी हॉट प्लैनेट है, बट विनस जो है वो हॉटेस्ट है। और मैंने बता दिया इसका कारण है जो ये व्हील्ड प्लैनेट है या क्लाउडली कवर्ड है, इसके कारण। फिर विनस को जो है अर्थ ट्विन कहते हैं, क्योंकि शेप और साइज में अर्थ के बराबर ही है, अगल बगल का प्लेनेट है, इसी के लिए अर्थ का ट्विन भी इसको कहा जाता है विनस को। इट ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। अब देखो दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक है विनस, अभी आप याद रखो, और एक है यूरेनस। अब क्लॉकवाइज मीन्स जैसे हमारी अर्थ है दोस्तों, अर्थ किस तरफ को घूमती है, अर्थ हमारी घूमती है वेस्ट से ईस्ट की ओर को। ठीक है, इसीलिए जो सन है वो ईस्ट से आता है, क्योंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। लेकिन विनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर को घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर को घूमते हैं। इसका मतलब जो सन है यहाँ पर दिखाई देता होगा, अगर हम विनस से सन को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सन वेस्ट से उदय हो रहा है सन का,
ठीक है, राइज हो रहा है वेस्ट से और एंड हो रहा है सन, मतलब कि ढल रहा है सन वेस्ट ईस्ट की ओर को, ठीक है, बिल्कुल उल्टा चलेगा अर्थ का, बिकॉज ये क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेशन करते हैं। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। अब विनस में भी वाटर नहीं है, सफिशियंट ऑक्सीजन भी नहीं है विनस में, यानी कि लाइफ को ये नहीं दे सकता है लाइफ को, या लाइफ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, लिविंग बींग्स विनस में नहीं रह सकते। फिर बात करते हैं हमारे अपने ग्रह, अपना गोला अर्थ, ठीक है। तो अर्थ इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, ठीक है। जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें सबसे जो बड़ा ग्रह है इनर प्लैनेट्स में वो अर्थ है, ठीक है। ये आप याद रखना कि इनर प्लैनेट में अर्थ है, वैसे जुपिटर है सबसे बड़ा। फिर अर्थ इज 23 डिग्री हाफ tilted on its axis and thus makes 66 हाफ डिग्री एंगल। तो जो अर्थ है दोस्तों, उसका जो एक्सिस है वो ऐसा नहीं है, जैसा कि ऐसा कुछ इस तरीके का है, उसका जो एक्सिस है वो इस तरीके से टिल्टेड है दोस्तों, बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, इस तरीके से टिल्टेड है अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है। और इट टेक्स 23 आवर 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो हम कहते हैं कि अर्थ में एक दिन कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड के आसपास का होता है, जो कि 24 आवर्स के इक्विवेलेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें पूरा एक एक्सिस को रोटेट कर लेती है अर्थ, और जितने में अपना एक एक्सिस को रोटेट कर ले उतने में 1 डे होता है, ऑलराइट। फिर इट टेक्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखो, सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन होता है उससे 1 ईयर होता है, ठीक है। तो अर्थ में 1 ईयर हम बोलते हैं कि 365 डेज का होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है दोस्तों, वो होता है 1 ईयर होता है, यानी कि पूरा सन के अराउंड अर्थ को मूव करने में 365 डेज 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 6 घंटे के आसपास और लगता है, 365 डेज प्लस 6 आवर्स और लगता है। लेकिन अब हम इसको ऐसा कैलकुलेशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बना देते हैं, लीप ईयर बना देते हैं, ठीक है, लीप ईयर बनाते हैं। अब क्या है इसका कंसेप्ट लीप ईयर का, देख लो। वैसे एक साल कितने टाइम का होता है, 365 डेज और 6 आवर का। तो हम क्या करते हैं कि 6 आवर को तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं 3 साल तक, ठीक है। तो चौथे साल में अगर हम देखें तो 6 into 4 यानी कि 24 डेज, यानी कि 24 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स का हमारा एक दिन, तो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा हर 4 साल में, इसलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर बनाते हैं, जिसमें कि इस 6 आवर को बैलेंस कर देते हैं हम, और एक लीप ईयर में 366 डेज का हम 1 ईयर बनाते हैं। तो इस तरीके से लीप ईयर का कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, वाटर का अमाउंट ज्यादा है बहुत, और ऑक्सीजन का क्वांटिटी अच्छी खासी है अर्थ में, और दिस इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। हमारे जो लाइफ सपोर्ट होता है वो सिर्फ अर्थ में ही होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत मून के बारे में। अब क्योंकि अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, तो यहां पर देख लो, द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। डायमीटर मून का 3475 किलोमीटर, हमारे लिए काम का नहीं। सरकमफ्रेंस है 10,864 किलोमीटर, ऐसे ही देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है खास। फिर इट टेक, देखो 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट कंप्लीट रोटेशन करने में, यानी कि मून को अपनी एक्सिस में घूमने में 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मून जो है 28 डेज में, हम 28 डेज इसको रफली मानते हैं कि 28 दिन में जो मून है वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर लेता है। वैसे जो राइट वो है 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अर्थ के अराउंड मूव करने में मून को जो टाइम लगता है दोस्तों, वो भी 27 हाफ डेज है, ठीक है। इतने ही टाइम में अपनी एक्सिस में भी मूव कर लेता है, और अर्थ के अराउंड भी मूव करने में 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट लगाता है मून। और इसके अलावा जो सन के अराउंड मूव करता है मून, ठीक है, जो सन के अराउंड अगर मून मूव करता है तो उसमें 29.53 डेज, यानी कि 29 और हाफ डेज लगाता है सन के अराउंड मूव करने में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सन लें तो वो है 29 डेज 12 आवर्स और 44 मिनट्स 2.8 सेकंड में सन के अराउंड भी मूव कर लेता है मून।
तो ओनली 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो हमें जो अर्थ से मून दिखाई देता है दोस्तों, वो सिर्फ 59% है उसका टोटल सरफेस का। ठीक है, मून की जितनी भी सरफेस होगी उसका सिर्फ 59% ही हमें अर्थ से दिखाई देता है। अब चलते हैं थोड़ा बहुत आगे मून के बारे में। तो मून में हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट मींस माउंटेन होगा, तो माउंट लिबनिट्ज जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है मून में, और वो साउथ पोल में है। जिस तरीके से ये मून है, ये मून है ये, और मून का जो साउथ पोल यानी कि ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर होगा माउंट लेबनिट्ज, और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मून में। अब ब्राइट पार्ट ऑफ मून इज माउंटेन्स वेयर एज डार्क पैचेज आर लो लाइंग प्लेन्स। अब जिस तरीके से अर्थ में दोस्तों माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, उसी तरीके से मून में भी माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं। तो जो भी माउंटेन वाला पार्ट है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है हमें, और जो प्लेन्स होंगे मून में वो डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। अब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन द प्लेन ऑफ डस्ट पार्टिकल विच ऑलवेज रिमेन डार्क। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है जो मून में सबसे ज्यादा जो प्लेन पार्ट है या डस्ट पार्टिकल से बने हुए प्लेन्स हैं, उनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, जो कि हमेशा डार्क दिखाई देते हैं। अब दोस्तों इसमें माउंटेन्स ब्राइट हैं, प्लेन्स डार्क हैं, इसी के चलते हम कहते हैं कि मून में क्या है, धब्बे हैं। वो धब्बे नहीं है, वो पैचेज हैं जो कि बने हैं माउंटेन्स और किससे, माउंटेन्स और प्लेन्स से। हम उसको दाग कहते हैं जिसको मून का। फिर द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है इसमें। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि आदमी बॉयल हो जाएगा यहाँ। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। तो मून से जो अर्थ में लाइट पहुंचती है दोस्तों, उसमें 1.3 सेकेंड लगता है, और सन से जो लाइट अर्थ में पहुंचती है दोस्तों, उसमें 8 सेकेंड के आसपास लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मून से लाइट जल्दी पहुंच जाती है, इसका कारण है कि मून नजदीक है अर्थ के। ऑलराइट, फिर है द साइज ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसको जब 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसमें से एक हिस्से के बराबर साइज मून का है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, यानी कि जितना अर्थ ग्रेविटेशन देती है उसका 1/6 यानी कि 1/6 ही जो ग्रेविटेशन है वो मून में लगता है। तो हम कह सकते हैं कि वेट इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है, तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, तो g पे डिपेंड करता है, और g की वैल्यू 1/6 हो जाती है यहाँ मून में। तो अगर किसी आदमी का वेट 36 kg है अर्थ में, तो मून में उसका हो जाएगा 6 kg का उसका वेट निकलेगा मून में, अगर कोई 36 किलो का है। तो जो भारी वजन वाले हैं उन्होंने मून में जाना चाहिए। फिर देख लेते हैं द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। तो मून की जो स्टडी होती है दोस्तों उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। मून इज ऑल्सो नोन एज फॉजिल प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि शायद फॉजिल्स यहाँ से मिलते हो, इस कारण मून को फॉजिल प्लैनेट भी कहा जाता है। प्लैनेट नहीं है मून, मून एक सैटेलाइट है वैसे अर्थ का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे कहीं भी, नोट कीजिएगा इसको। अब चलते हैं दोस्तों सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये 3 कंसेप्ट क्या हैं इनको समझते हैं। उससे पहले हम इरेज कर देते हैं अपना ये इधर उधर की चीजें। तो दोस्तों सुपर मून क्या होता है, देखो एक मंथ में, ठीक है, एक महीने में, किसी भी कैलेंडर के, जनवरी मंथ हो, फरवरी मंथ हो, ऐसे एक मंथ में दोस्तों वैसे यूजुअली एक बार जो मून है वो क्या होता है, ठीक है, अच्छा वो ब्लू मून था, सॉरी। जो सुपर मून होता है व्हेन अ फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हाँ देखो जो अर्थ है दोस्तों, चलो ये मंथ वाला कंसेप्ट भूल जाओ, ये सुपर मून ब्लू मून का कंसेप्ट है, सॉरी। तो सुपर मून में क्या होता है दोस्तों, हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है वो मून क्या करता है, मूव करता है। तो एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों जब मून जो है सबसे नजदीक होता है अर्थ के, ठीक है। ऐसे मूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ और मून में जो सबसे डिस्टेंस है वो सबसे कम होगी। ऐसा ही सन के साथ अर्थ का भी होता है। अर्थ एक बार ऐसे जगह पर पहुंच जाती है जहां पर अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो बहुत ही कम हो जाती है। सिमिलरली मून का भी ऐसा ही होता है कि सबसे नजदीक आ जाता है अर्थ के। अगर नजदीक आएगा तो ब्राइटर दिखेगा ज्यादा और बड़ा भी दिखेगा। तो ये 15% यूजुअली मून से 15% ब्राइटर दिखाई देता है, 30% बिगर दिखाई देता है
इसी को जो है वो सुपर मून कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब मून की सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन अर्थ के आसपास, जिसमें कि उसका ब्राइटनेस और उसका साइज सबसे बड़ा दिखाई दे, उसको सुपर मून कहते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी मून बहुत नजदीक दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, तो उसी को हम सुपर मून कहते हैं। अब ब्लू मून का क्या कंसेप्ट है वो देख लो। देखो दोस्तों, जैसे एक मंथ होता है, ठीक है, एक मंथ कोई भी, चाहे जनवरी फरवरी हो, तो एक मंथ में अगर दो फुल मून्स अगर हमें दिखाई दे, यानी कि पूर्णिमा दो बार आए एक ही मंथ में, ठीक है, फुल मून मीन्स पूर्णिमा होती है दोस्तों। अगर वैसे एक मंथ में यूजुअली एक ही फुल मून दिखाई देता है, या एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, आपको भी पता होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मंथ में, यानी कि जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में दो फुल मून अगर हमें दिखाई दे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं जनवरी के मंथ में, तो टू फुल मून अगर हमें दिखाई दे जाएं, तो जो दूसरा वाली पूर्णिमा होगी, जो दूसरा वाला फुल मून होगा, सेकंड पूर्णिमा या सेकंड फुल मून को हम कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। ऑलराइट, इट इज बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द टू मून्स विच इज लेस देन 31 डेज। ठीक है, क्योंकि 31 दिन से पहले ही, यानी कि जो दो पूर्णिमा के बीच गैप था वो 31 दिन से इसमें कम हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कंसेप्ट। ये होता है ब्लू मून का कंसेप्ट। अगर दो पूर्णिमा एक ही महीने में पड़ रही है, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी उसको हम ब्लू मून कहेंगे, यानी कि नीला चंद्रमा। फिर है ब्लड मून। अब ब्लड मून मीन्स कि मून किस कलर का दिखेगा? लाल कलर का दिखेगा। ब्लड मून दिखाई देता है दोस्तों ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम पे, यानी कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे जो है हमें ब्लड मून दिखाई देता है। अब क्या होता है देखो, because of the way light passes through Earth's atmosphere during an eclipse, red light from the sun is reflected onto it. The moon's reddish color earns it the nickname blood moon. तो क्या होता है दोस्तों, ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम पे लाइट passes through the Earth's atmosphere during an eclipse, red light from the sun is reflected onto it. यानी कि जो अर्थ, जो मून है, मून में डायरेक्टली जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे पड़ती है, और इसके चलते जो देखो जैसे ये सन है, सन से जो लाइट है वो मून में गई और मून से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट अर्थ में आ रही है। तो जो सन की लाइट है एक तरीके से वो ही हमें मून की भी लाइट दिखाई देगी। सन की लाइट किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, और वही रिफ्लेक्ट होके आ रही है मून से, तो मून की भी जो लाइट है वो रेड दिखाई देती है उस टाइम पे ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे, और इसी को कहा जाता है ब्लड मून। ठीक है, फिर देख लेते हैं थोड़ा आगे कंसेप्ट। तो हमने ये देख लिया सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून का कंसेप्ट। अब आगे देख लेते हैं ल्यूनर टेट्राड। ल्यूनर टेट्राड क्या होता है दोस्तों? A sequence or 4 total lunar eclipse including no partial eclipse is called a tetrad. तो दोस्तों 4 ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है, 4 ल्यूनर इक्लिप्स, यानी कि 4 बार अगर चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े, ठीक है, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, देखो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जिसमें कि जो चंद्रमा पूरी तरीके से जो कवर हो जाए अगर, ठीक है, क्या होता है ल्यूनर इक्लिप्स में, क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। अगर लगातार 4 बार पूरी तरीके से चंद्रमा अगर ढक जाए या पूरी तरीके से फुल ल्यूनर इक्लिप्स हो जाए 4 बार लगातार, तो उसको हम ल्यूनर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, और अगर बीच में कोई पार्शियल इक्लिप्स हो गया कि आधा ही ढका चंद्रमा, तो उसमें हम टेट्राड नहीं फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर है चंद्रयान। चंद्रयान क्या था दोस्तों? नाम से पता चल रहा है, चंद्रयान यानी कि चंद्रमा का यान। तो इसरो ने भेजा था चंद्रमा का यान, 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था दोस्तों। मून की ऑर्बिट में भेजा गया था ये, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये भेजा गया था, और इसको भेजा गया था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C1 में। ठीक है, और जो ये इसमें मून इम्पैक्ट प्रोब नाम की स्पेस व्हीकल इसमें भेजी गई थी दोस्तों, जो कि मून में इमेज खींचने के लिए या मून की जो फोटोज हैं वो क्लिक करने के लिए भेजी गई थी, ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएं अबाउट द सॉइल, मिनरल्स, आइस, हीट, वेदर कैसा है मून में, किस टाइप की सॉइल है वहां की। तो इस सब की फोटो खींचने के लिए हमने मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का स्पेस व्हीकल भेजा था, और वो व्हीकल भेजा था थ्रू PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और इसी मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान-1, और इसरो ने भेजा था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ऑलराइट, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये पूरा हमने यहाँ पर देख लिया।
अब चलते हैं अगले उसमें दोस्तों। तो अगला है दोस्तों इसमें मिशन चंद्रयान 2। तो दोस्तों ये थोड़ा पुराना एडिशन है ल्यूसेंट का। तो इसमें चंद्रयान 2 इंडिया सेकंड मिशन टू द ब्लू मून। आप इतना याद रखिए कि मून में जो सेकंड मिशन इंडिया ने भेजा था वो चंद्रयान 2 था। उसके बाद यहाँ पर ये व्हील रोवर भेजा जाएगा। दिस मिशन विल कैरी, कह रहा है विल कैरी, विल नहीं। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 2019 में ये मिशन हो चुका है। तो ये पुरानी बुक के हिसाब से ये हमारे लिए काम का नहीं होगा दोस्तों। आप चंद्रयान 2 के बारे में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, दिस मिशन इज प्लान्ड ड्यूरिंग 2019, ठीक है। विल कैरी अ 6 व्हील्ड रोवर विच विल मूव अराउंड द लैंडिंग सेमी ऑटोमेटेड एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रोवर विल ऑब्जर्व द ल्यूनर इक्लिप्स एंड सेंड बिकॉर्डेड विच इज यूजफुल फॉर। तो इसमें भी सिमिलर काइंड का है दोस्तों कि वो एक 6 व्हील्ड रोवर भेजा जाएगा करके। तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं किसी और सोर्स से, क्योंकि इतना खास इसमें नहीं दिया गया है। 2018 की बुक है दोस्तों ये, क्योंकि तो 2019 का ये मिशन था, इसलिए इसमें ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। मार्स इज अ रेड प्लेनेट। मार्स को हम दोस्तों लाल प्लेनेट कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं, और 2 सैटेलाइट है मार्स की। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। तो मार्स देखो, मार्स में भी आप देखेंगे कि मॉम करके मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा जा रहा है। बहुत सारे मिशन हम रिसर्च कर रहे हैं मार्स में, क्योंकि दोस्तों अर्थ के बाद जो है मार्स ही एक ऐसा ग्रह है जो अर्थ के सबसे निकटतम है इधर साइड, ठीक है, राइट साइड में। और कह सकते हैं कि लाइफ क्या पता यहाँ पर एग्जिस्ट हो। इसी के चलते मार्स में अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिशन भेजे जा रहे हैं। अब चलते हैं जुपिटर की ओर। सबसे बड़ा ग्रह है, 8 के 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। और इसको विंटर प्लैनेट यानी कि विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही लो है, -148 डिग्री सेल्सियस। और इट इज और इसमें जो जेनीमिडे है दोस्तों, वो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ जुपिटर। यानी कि जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है जो जेनीमिडे, वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। यानी किसी और ग्रह की सैटेलाइट इसके बराबर नहीं है। फिर सैटर्न की बात करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर के बाद सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है सेकंड नंबर में। और ये भी आइस और आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल है, क्योंकि इनकी सन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है दोस्तों, गैसियस प्लेनेट हैं, तो इनका टेम्परेचर लो ही रहता है, ठीक है, जुपिटर सैटर्न का। और सैटर्न की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। यूरेनस दोस्तों जो है 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट है, और बिकॉज ऑफ मीथेन गैस के चलते ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। 1781 में इसको सर विलियम हेर्सिल ने ढूंढा था, और ये ऐसा पहला प्लेनेट था दोस्तों, 7th प्लेनेट था जिसको ढूंढा गया उस टाइम पे। और ये पहला ऐसा प्लेनेट था जिसको कि टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था, क्योंकि उस टाइम पे टेलीस्कोप हमारे पास आ चुके थे। टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा जाने वाला पहला प्लेनेट यूरेनस है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और 7th प्लेनेट था जो ढूंढा गया। इसके बाद नेपच्यून को ढूंढा गया था दोस्तों। नेपच्यून को तो 20th सेंचुरी यानी कि 1900 में ही ढूंढा गया है। तो नेपच्यून को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत यूरेनस में और डिटेल्स भी हैं। यूरेनस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विनस और यूरेनस ये दोनों जो हैं क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक्सिस ऑफ यूरेनस इज लार्ज इंक्लाइन, तो इसको साइड प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जिस तरीके से अर्थ की एक्सिस कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, उसी तरीके से जो यूरेनस की एक्सिस है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा साइड इस तरीके से टिल्टेड है, इसीलिए इसको यूरेनस को प्लैनेट ऑन इट्स साइड भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून 8th प्लैनेट था दोस्तों जो ढूंढा गया था, और यूरेनस के बहुत नजदीक है नेपच्यून, तो बहुत ही सिमिलर प्रॉपर्टीज भी रखता था या सिमिलर था यूरेनस के। और इसके आसपास मीथेन की रिंग थी दोस्तों, और इसका टेम्परेचर भी बहुत लो था। फिर है प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट नाउ। तो प्लूटो दोस्तों कुछ टाइम पहले 2006 से पहले 9th प्लेनेट हुआ करता था हमारा, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IAU के द्वारा 24 अगस्त 2006 को ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि प्लूटो अब से प्लेनेट नहीं रहेगा, उसको प्लेनेट की श्रृंखला से हटा दिया गया। थोड़ा बहुत प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। तो 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था स्लाइड थॉम्बर्ग द्वारा, ठीक है। 9th प्लेनेट था जिसको डिस्कवर किया था उस टाइम पे 1930 में स्लाइड थॉम्बर्ग द्वारा। तो तब से ही ये प्लेनेट की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 में इसको प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया और इसको हटा के ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रख दिया, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हम आगे देख लेंगे।
तो फिर आप दोस्तों आप प्लूटो को भी कुछ ऐसे ही ये नंबर से जो है नाम दिया गया है 13430, इस तरीके का एस्ट्रॉयड नंबर से नाम इसको दिया गया है, जिसको कि माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है। और ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया सितंबर 2006 से, ठीक है। तो ये डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना मान के चलिए कि 2006 से प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट की श्रृंखला में डाल दिया है और उसको नंबर दिया गया है 1343440, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स को। तो इस श्रृंखला में प्लूटो भी ऐड कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें डेटा दिया गया है यहाँ पर, नेम ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस फ्रॉम सन और ऑर्बिटल प्लैनेट। ये तो आप अगर दोस्तों पूरा यूनिवर्स की स्टडी करना चाहते हैं, आप सीधा नासा में जाना चाहते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये नहीं पूछेगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों अब है अगला टॉपिक हमारा जो है वो है एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स क्या होते हैं, मेटियोर्स और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये सारा हम जानेंगे लेक्चर नंबर 4 में। फिलहाल लेक्चर नंबर 3 को हम यहीं विराम देते हैं, यहीं पर ही लेक्चर नंबर 3 को खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कोई ये वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना अपने और दोस्तों के साथ भी। और अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इस चैनल को, ऑलराइट। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। लेक्चर 4 में मिलते हैं दोस्तों दोबारा से। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।